हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज हम पार्ट 3 पे पहुंच चुके हैं। यूपीएससी ईपीएफओ के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुके हैं और ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि यूपीएससी में ईपीएफओ के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ईपीएफओ एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। इसीलिए मैं चुन के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, द चार्टर्ड एक्ट 1853 अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। क्या 1853 में जो एक्ट आया था, चार्टर्ड एक्ट, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया में, उसे ख़त्म कर दिया? क्या ये बात सही है? पॉइंट 2 कह रहा है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश्ड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। क्या 1857 के विद्रोह के बाद जो 1858 में जो कानून आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, क्या उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा पावर ख़त्म करके सारी पावर और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई? क्या ये बात सही है? इसका आपको राइट आंसर बताना है। ए ओनली, टू ओनली, और बोथ ए एंड 1 एंड 2, और नाइदर 1 और 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 ओनली। ऑप्शन बी, 2 ओनली। पहले स्टेटमेंट में गलत क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया में, उसे अबॉलिश्ड 1853 के एक्ट से नहीं बल्कि 1813 के एक्ट से किया गया था। ठीक है, 1813 जो एक्ट आया था, चार्टर्ड एक्ट 1813, उस एक्ट से ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था। इसके अलावा जो 3 काउंसिल हुआ करते थे, जो 3 काउंसिल थे, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, इन तीनों ही काउंसिल का जो पावर था उसका ट्रांसफ़र भी कर दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और सारी पावर, इन तीनों काउंसिल की सारी पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में उसी टाइम ले ली थी। ठीक है, पॉइंट 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है कि 1858 का जो कानून था, उस कानून के बाद ही क्राउन रूल हमारा स्टार्ट हुआ था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल करती थी, उसके रूल को ख़त्म करके इसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट, डायरेक्ट क्वीन का रूल स्टार्ट हो चुका था। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवल आनंद मठ। आनंद मठ में कौन से रिवॉल्ट के बारे में बताया गया है, किस रिवॉल्ट के बारे में चर्चा की गई है? यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन ए भील अपराइजिंग, ऑप्शन बी रंगपुर और दिनारपुर अपराइजिंग, ऑप्शन सी बिशनपुर और बीरबम रिबेलियन, या ऑप्शन डी सन्यासी रिबेलियन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सन्यासी रिवेलियन। सन्यासी रिवेलियन के बारे में आनंद मठ में बताया गया है। ठीक है, सन्यासी रिवेलियन में हुआ क्या था? सन्यासी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसके बीच के विद्रोह को बताया गया है इस आनंद मठ में। ठीक है, हुआ क्या था कि जो बैटल ऑफ बक्सर है, ऐसा कहा जाता है कि इसकी हिस्ट्री थी वो बैटल ऑफ बक्सर से स्टार्ट होती थी। जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पावर चली गई, दीवानी राइट मिल गई, टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया, और उसी बीच में फेमाइन भी आ गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया उन दिनों में। तो इन सब की वजह से हुआ क्या कि ज़मींदार जो हुआ करते थे, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी। ज़मींदार जो थे, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी, उनकी ज़मीनें उनसे छीनी जाने लगी, और ज़मींदारों पर काफ़ी हद तक जो सन्यासी हुआ करते थे वहाँ के, वो डिपेंडेंट हुआ करते थे। उनकी रोज़ी रोटी, उनका घर ज़मींदार और जो अमीर तबका था उन्हीं से चलता था। जब अमीर तबके को प्रॉब्लम हुई तो कहीं ना कहीं सन्यासी जो हुआ करते थे, वो फ़कीर जो हुआ करते थे, उन्हें भी प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से एक रीज़न बताया जाता है कि ये रीज़न था जिसकी वजह से सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि उन दिनों सन्यासियों के पिलग्रिमेज पे जो तीर्थ यात्रा हुआ करता था, उस तीर्थ यात्रा पे भी टैक्स लिया जाने लगा। इसी वजह से सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो ये था सन्यासी रिवॉल्ट, और इसी के बारे में आनंद मठ में बताया गया। इसके अलावा जो तीनों ऊपर के हैं, ये तीनों ही कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर या पीजेंट रिवोल्ट है। आपको ये ध्यान रखना है। भील अपराइजिंग 1817 में हुआ था महाराष्ट्र के रीजन में, और रंगपुर वाला जो रिवोल्ट हुआ था वो 1783 में हुआ था। ये भी एक पीजेंट रिवोल्ट ही था। और बिशनपुर वाला भी 1799 में हुआ था, ये भी एक पीजेंट रिवोल्ट ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है।
सिपाही म्यूटनी जब हुआ 1857 का जब विद्रोह हुआ उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये बात आपको याद रखनी है। 1857 में वो क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जब वो विद्रोह हो रहा था। विद्रोह के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और उस एक्ट के बाद लॉर्ड कैनिन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हें वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। और इसके अलावा जो पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि सारी की सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से अब किसके हाथों में चली गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। इसके अलावा आप कुछ पॉइंट और याद रख सकते हैं लॉर्ड कैनिन को लेके कि लॉर्ड कैनिन के टाइम में जो सब एक अच्छी डेवलपमेंट जो हुई थी वो ये हुआ था कि विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कैनिन ने ही पास करवाया था विडो रीमैरिज एक्ट 1856। इसके अलावा लॉर्ड कैनिन ने ही जो डलहौजी ने स्टार्ट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अबॉलिश किया था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट लॉर्ड कैनिन के लिए आपको याद रखने हैं। लॉर्ड डलहौजी पे आते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डी से डलहौजी और डी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद रखना आपको, स्टार्ट किया था। इसके अलावा वुड्स एजुकेशन जो आया था, वुड डिस्पैच एजुकेशन जो आया था 1854 में, ये भी डलहौजी के टाइम में आया था। और इसके अलावा फर्स्ट रेलवे जो स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट रेलवे लाइन जो स्टार्ट हुई थी वो भी लॉर्ड डलहौजी के अंडर ही आया था। इसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग वैसे इनके टाइम पीरियड में उतनी कोई खास डेवलपमेंट हुई नहीं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई थी इनके टाइम में, लॉर्ड हैनिंग ने इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली किया था, ठीक है। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट था लॉर्ड हैडिंग के टाइम में। इसके बाद लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के टाइम में ग्रैंड दरबार आपने सुना होगा, ग्रैंड दरबार जो हुआ था वो लॉर्ड लिटन के टाइम में ही हुआ था 1877 में, ठीक है। इसके अलावा वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, ये डेवलपमेंट भी लॉर्ड लिटन के अंडर ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनमें से किन्होंने सोम प्रकाश नाम का जो न्यूज़पेपर था वो स्टार्ट किया था, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने सोम प्रकाश नाम का वीकली न्यूज़पेपर था ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, ठीक है। इस न्यूज़पेपर में जनरली सोसाइटी में जो भी इवल्स थे, जो भी बुराइयां थी, खामियां थी, उनको उनके बारे में लिखा जाता था। और इसके अलावा इस सोम प्रकाश में पॉलिटिकल न्यूज़ भी लिखी जाती थी, तो इसलिए इसे बंगाल के रीजन का, बंगाल में सबसे पहला पॉलिटिकल न्यूज़पेपर भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल न्यूज़ लिखना सबसे पहले सोम प्रकाश से स्टार्ट हुआ था। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विडो रीमैरिज एक्ट जो हमने देखा लॉर्ड कैनिन ने क्या किया था, पास किया था। तो ये पास जो करवाया था किन्होंने करवाया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। इसके अलावा ऑप्शन ए में है दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज नाम की संस्था 1857 में स्टार्ट की थी, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय पे आते हैं, तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को ख़त्म करवाया था। सती प्रथा के टाइम में जब ख़त्म हुआ था तो किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को बैन किया था, इसका तो आपको ये भी याद रखना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे वो, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पे आते हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी सबसे पहले या पुराने कह सकते हैं पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे। इनकी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको याद रखना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने फाउंड किया था, स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द फर्स्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ये ईपीएफओ के एग्ज़ाम में आ सकता है, काफ़ी हद तक रिलेटेड है। यहाँ पे पूछ रहा है द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑथराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल्स वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द वॉर्स टाइम। कि जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो था उस टाइम वर्किंग आवर, मैंने आपको ये जब करवाया था लेबर लॉज के क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था कि फैक्ट्री एक्ट से पहले
क्या हुआ करता था कि वर्कर का कोई टाइम आवर को फिक्स नहीं था, 10 घंटे 12 20 18 घंटे तक काम करवाए जाते थे लोगों से। लेकिन फैक्ट्री एक्ट में ही स्टार्ट हो गया था, फैक्ट्री एक्ट में ही ये पॉइंट ऐड कर दिया गया था कि 9 आवर फिक्स कर दिया गया था वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, और 7 साल से कम उम्र के बच्चों का तो काम करना बैन ही कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट हुई थी ये किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुई थी, यहाँ पे ये पूछ रहा हमसे। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को आपको लिख लेना है। अगर कहीं आपने फैक्ट्री एक्ट के बारे में लिखा है तो वहाँ लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लॉर्ड रिपन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्ट्री एक्ट उन्होंने स्टार्ट करा था। इसके अलावा देखते हैं लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन का हमने अभी भी करा कि जो दिल्ली दरबार हुआ था ये उनके टाइम में हुआ था, और वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो आया था 1878 में, ये भी लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सोशल रिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा हुए थे इनके टाइम में। सती प्रथा का बैन लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कराया था राजा राम मोहन राय के लेजिस्लेशन के थ्रू। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिंग को फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन भी कहा जाता है। इनके टाइम में ही मैकॉलेज मिनट आया था। इसके अलावा लॉर्ड कैनिन हमने देख लिया, लॉर्ड कैनिन 1857 के रिवॉल्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। बाद में इन्हें वाइसराय बना दिया गया। इसके अलावा विडो रीमैरिज एक्ट जो आया था जिसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पास करवाया था, ये भी लॉर्ड कैनिन के टाइम में हुआ। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो डलहौजी ने स्टार्ट करा था, ये भी जो अबॉलिश किया था वो लॉर्ड कैनिन ने ही किया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। बहुत सारे फॉरेनर्स आए, यूरोपियंस भी आए, तो यहाँ इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से पूछ रहा है सबसे लास्ट में कौन सा फॉरेन कंट्री आया यहाँ पे इंडिया में, कौन सा यूरोपियन कंट्री सबसे लास्ट में आया। सबसे पहले जैसे हमें सबको पता है कि सबसे पहले आया था पुर्तगी। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगीज आए थे 1500 के अराउंड, 1498 में आए थे ये। इसके बाद जो आए थे वो थे ब्रिटिश इंग्लिश 1599 में ये आ गए थे, सेकंड नंबर पे ये थे। इसके बाद 1602 में डच आए, और डच के बाद 1664 में फ्रेंच आए। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, सबसे पहले पुर्तगी, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डच, और उसके बाद फ्रांस। तो सबसे लास्ट में कौन आया, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक बहुविवाह। जो बहुविवाह बुक है वो इनमें से किन्होंने लिखी। तो अगर आपको पता हो विवाह के ऊपर सबसे बड़ा काम किन्होंने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। और बहु मतलब मैनी, विवाह मतलब शादी, तो जो पॉलीगैमी है जिसमें एक से ज़्यादा शादी की जाती है, इस टॉपिक के ऊपर ये जो बुक लिखी गई, ये लिखी किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लिखी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद करना है। इस बुक में जनरली पॉलीगैमी के अगेंस्ट लिखा गया था। ठीक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अब ये नाम जब आता है तो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 जो लॉर्ड कैनिन ने पास करा था, ये बात आपको याद होनी चाहिए। राजा राम मोहन राय के बारे में हम जानते हैं। पंडित रामाबाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे आया। ये वुमेन के एजुकेशन, उनके राइट के लिए एक्टिविस्ट का काम करती थी, वुमेन एक्टिविस्ट थी ये। इनकी जो सबसे बड़ी एक उपलब्धि कहें तो इन्हें पंडिता का, पहली बात तो ये पंडिता का टाइटल इन्हें मिला था। इसके अलावा मुक्ति मिशन, याद रखना है मुक्ति मिशन, ये पंडित रामाबाई ने स्टार्ट करा था। इसके अलावा आर्य महिला समाज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्य महिला समाज ये भी पंडिता रामाबाई ने स्टार्ट किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम जानते हैं, गीतांजलि, जनगण मन, हमार सुनार बांग्ला, ये कुछ वर्क हैं इनके। 28 कह रहा है, द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड litigation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provisions. यहाँ पे पूछ रहा है जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो आया था, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में, उसके बाद ऐसा देखा गया कि जो लिटिगेशन है, जो कार्रवाई है, जो केस किया जा रहा है, ये केस कोर्ट कचहरी में केस
कि में काफ़ी बढ़ोतरी आई, लोग एक दूसरे पे केस करने लगे। ठीक है, तो ये जो बढ़ोतरी है ये किस रीज़न की वजह से हुआ? ऑप्शन ए, मेकिंग ज़मींदार्स पोजीशन स्ट्रॉन्गर एज रैयत। ऑप्शन बी, मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एन ओवरलॉर्ड ऑफ ज़मींदार, या मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट, या इनमें से कोई नहीं। तो लिटिगेशन के इंक्रीज होने का क्या कारण है इसमें से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। मैंने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 काफ़ी डिटेल में बताया है, काफ़ी डिटेल में कनेक्ट करके बताया है। परमानेंट सेटलमेंट 1793 क्यों आया, 1793 में ही क्यों आया, है ना, बंगाल की रीजन में ही क्यों आया, इस सारे पॉइंट को मैंने कवर किया। और मैंने आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई कि जिसकी वजह से इन लिटिगेशन में, मुकदमा में जो होता था उसमें बढ़ोतरी देखी गई। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कोर्ट फीस जो था, कोर्ट फीस उसको ख़त्म कर दिया गया था। पहले क्या होता था कि कोर्ट में केस करने के लिए, मुकदमा लिटिगेशन के लिए फ़ीस लगती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये फ़ीस ख़त्म कर दी, और इस फीस के ख़त्म करने के बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा केस करने लगे। जनरली ज़्यादातर केस गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ होने लगे, और इस जब फीस ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी किसी को कभी भी कोर्ट में ले जा सकता है, घसीट के ले जा सकता है। ठीक है, मुकदमा कभी भी कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस वजह से केस में बढ़ोतरी हुई थी उस टाइम पे। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्यों याद किया जाता है? तो ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विथ रेफरेंस ऑफ रैयतवारी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रैयतवारी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते नीचे दिए पॉइंट्स को कंसीडर करें। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है, द रेंट वाज रेपिड डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। मैंने आपको बताया भी है, मैंने पढ़ाया भी है रैयतवारी सेटलमेंट के बारे में, काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो मैंने वहाँ बताया हुआ है कि आपको इस बीच रैयतवारी सिस्टम में ज़मींदारी प्रथा को हटा दिया गया था। जिस तरीके से राजा राममोहन राय ने कहा था कि भक्त और भगवान के बीच में किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, किसी हमें पंडित की ज़रूरत नहीं है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे किसान और गवर्नमेंट के बीच में ज़मींदार को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रैयत। क्या ये बात सही है? तो ये बात ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट जो था वो पट्टा इशू करता था रैयत को, किसान को। पट्टा क्या होता है? पट्टा एक लैंड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि ज़मीन कहाँ पे है, कितनी ज़मीन है, किसके नाम पे है, और क्या जिसके नाम पे ज़मीन है उसने टैक्स पे कर दिया है या नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, द लैंड वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्सड। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। हमने देखा था कि परमानेंट सेटलमेंट में लैंड का कोई सर्वे नहीं हुआ था, ख़राब ज़मीन और अच्छी ज़मीन सब पे एक जैसा टैक्स लगा दिया गया था। लेकिन रैयतवारी सेटलमेंट में सर्वे किया गया, है ना, किस फसल की उपजाऊता को ध्यान रखते हुए, मिट्टी की उपजाऊ को ध्यान रखते हुए टैक्स लगाया गया सब पे अलग अलग तरीके से। तो ये पॉइंट भी सही है। तो इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। ब्रह्म समाज के बारे में आपको पॉइंट बताने हैं कौन से सही है। तो ब्रह्म समाज स्टार्ट किन्होंने किया था? राजा राममोहन राय ने। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ये ब्रह्म समाज जो है ये अपोज करता है आइडोलेट्री को। आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा। क्या यह बात सही है? ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, इट डिनाइड द नीड फॉर अ प्रिस्टली क्लास फॉर द इंटरप्टिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। यहाँ पे ये कह रहा है कि धार्मिक पुस्तकों को इंटरप्रेट करने के लिए किसी क्लास की ज़रूरत नहीं है, पंडित की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर इनफेलिएबल। जो वेदास है वो अचूक अभेद है। क्या ये बात सही है? क्या वो वेदास को फेवर करते थे? यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1 एंड 2। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 एंड 2। राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था वो मूर्ति पूजा का विरोध भी करता था। ठीक है, और उनका यह भी कहना था कि भक्त और भगवान के बीच में बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए किसी एक क्लास का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगला पार्ट भी जल्दी ही आएगा।
अगला पार्ट के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। अगर सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। और इस वीडियो का, इस लेक्चर का PDF आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल री एकेडमी से। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।